भारत के आदर्श मुस्लिम शैक्षणिक संस्थान अंजुम इस्लाम के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी से आमना सामना मीडिया की खास मुलाकात। चर्चा में वक्फ बिल, देश में तनाव, तलाक, शिक्षण संस्थानों में छात्राओं का बलात्कार, हत्या, जहरीले भाषण जैसे मुद्दों पर गंभीरता से बात। डॉक्टर ज़हीर काजी ने पद्मश्री सम्मान कैसे मिला, उस पर से भी राज खोला। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाला सम्मान है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन में उनके खास योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। आइए मिलिए पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी से। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ मौजूद है सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी साहब। डॉक्टर साहब, मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात न करते हुए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर मुसलमानों में बहुत ज़्यादा तशवीश है। एक आप बहुत बड़ा इदारा चला रहे हैं अंजुम इस्लाम, और न जाने कितने ऐसे इदारे हैं, तो इस बिल का अगर हुकूमत इसमें रद्द-बदल करती है तो इस बिल का कितना असर पड़ेगा हमारे इदारों पर, मस्जिद खानकाहों पर तो पड़ेगा, खास तौर से हमारे इदारों पर। देखिए, आप जानते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको बहुत सीरियसली ले रहा है इस मामला को। और ये जो सब सवालात आपने पूछे उसका पूरा मेमोरेंडम सही तरीके से बनाया है, सबमिट किया गया है। क्योंकि मैं भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूँ, तो हमारे खुद के स्पोक्स पर्सन है, क्योंकि मेरे दो पोजीशंस है, एक तो अंजुमन इस्लाम का सदर हूँ, एक दूसरा पर्सनल लॉ बोर्ड का। तो हमारे स्पोक्स पर्सन है इस मामला में, वो अपने राय देते हैं और क्या सिचुएशन है। और हम अंजुमन भी पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ी हुई है, और उस एक जो 40 अमेंडमेंट है, एक एक का वो जवाब लिखा गया है किस तरह से, क्यों, और उससे कौम को क्या नुकसान हो सकता है, वो सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। और सब जगह मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं, आज भी एक जगह जा रहे हैं। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ये कर रहा है कि जितने सियासतदान हैं सब पार्टियों के, ज़रूरी नहीं कि सेक्युलर पार्टी होनी चाहिए, उनसे मिल रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। और वो डिटेल जो रिप्लाई बनाया कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को पॉइंट टू पॉइंट उसका क्या नुकसानात हो सकते हैं, उसके जवाबात क्या हैं जी, वो उन्होंने ड्राफ्ट किए बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से सोच समझ के। और वो मामला चल रहे हैं। अभी 3:30 बजे मैं और एक जगह जा रहा हूँ, हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड की जो जिम्मेदारान है, मौलाना सेक्रेटरी जनरल मुजद्दिदी साहब जो है राजस्थान से, वो भी आ रहे हैं, और एक सियासतदान से 3:30 बजे मीटिंग है। तो काम अपना शुरू है और अल्लाह के ज़ात पे भरोसा रखना चाहिए। देखें क्या होता है। नहीं, इस तरह की जो ये बिल आ रही है, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, ज़्यादातर जो है सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बिल लाए जा रहे हैं। तो ये एक मुसलमानों सब में नाइंसाफ़ी नज़र आती है हमें भी। और एक सवाल मैं ये करना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कि मेरी पूना में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराचा साहब से मुलाकात हुई थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुहिम चलाई, करोड़ों की तादाद में ईमेल भेजे गए, लेकिन पराचा साहब का ये कहना है कि इस ईमेल से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसका कोई मकसद नहीं है। इसके लिए हम जो है अलग से मसौदा तैयार कर रहे हैं कि बिल कैसा होना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखो, ये डेमोक्रेटिक राइट है उनका भी, वो भी बड़े सुलझे हुए इंसान है और उनकी भी स्टडी है। तो अलग अलग सोच होगी, लेकिन अगर इसका हल निकलता है और इसकी सही तरीके से जवाब देना हो तो वो भी सही है अपने जगह पर। जी हाँ। और अभी देखते हैं जेपीसी में क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस हो गए, आर्गूमेंट्स हो गए। और अगर ईमानदारी से जेपीसी में अगर डिस्कशन होता है तो कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। कोशिश तो करनी चाहिए। और वो वहाँ पे अगर नहीं होता तो फिर देखें क्या करना है। सर, आपके तो अमित शाह और मोदी जी से तक रिलेशन है और आपके ताल्लुकात हैं। मैं एक चीज़ ये कहना चाह रहा था कि अगर जिसकी के जेपीसी बनाई गई, हिंदू के बहुत सारे ट्रस्ट है, बहुत सारे मंदिर है और बहुत सारे इदारे हैं, वहाँ पर तो मुसलमानों की कोई मुदाखलत नहीं है। और ये मुसलमानों की अपनी ज़मीन है, ये किसी ने दान, हमारे आबा अजदाद ने दान की है, सबको पता है।
इसमें हुकूमत की कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो क्या वजह है कि ज़बरदस्ती जो है औकाफ में जो है हिंदू हमारे भाइयों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है? इस पर आपका कोई एक्शन है? नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमने वो सब रिटर्न में लिखा है हर चीज़ का। इसका भी खुलासा है जो आपने सवाल पूछा। एक सवाल आपने पूछा कि आपके ताल्लुकात उनसे है, मेरे ताल्लुकात सबसे है, क्योंकि मैं एक तालीमी इदारा चलाता हूँ। तो हमने तय किया है कि ताल्लुकात सबसे रखने का, उसमें कुछ हर्ज नहीं, क्योंकि बातचीत करने का एक जरिया तो होना चाहिए। महमूद मदनी साहब का भी यही कहना था कि हाँ, बातचीत सबसे होनी चाहिए। और जब मौका मिलता है तो हम अपनी बात बराबर रखते हैं, यानी कोई लिपापोती नहीं करते, गोल गोल घुमा के नहीं, मीठी बातें नहीं, हकीकत बयान करते हैं, लेकिन वो थोड़ा तहजीब के दायरे में रह के बात करते हैं। हाँ, कुछ डिप्लोमेटिक जिसको बोलते हैं, वो भी अपना चैलेंज रहने चाहिए ना जी। क्योंकि देखिए दुनिया भर में मारामारी भी होती है, वो एक जरिया होता है, फिर बातचीत का होता है, फिर बैकडोर चैनल्स भी होते हैं जिससे इनके ताल्लुकात हैं वो भी अपना मैसेज पहुंचाते हैं जी। कभी कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों को मैसेज पहुंचाने को होता है तो जो फ्रंट लाइन में होते हैं उनकी कोशिश होती है मिल नहीं सकता, तो वाया फिर वो रास्ते पे निकलते हैं जी। और हमारा जहाँ तक शायर है, तालीमी इदारा है, तो हम किसी से पंगा नहीं लेते एक तो, और हम अपने आइडियोलॉजी में एकदम स्ट्रांग है, इसमें कोई कानून के मुताबिक काम करते हैं जी। एक तरफ कानून के मुताबिक काम करने की बात है कि हम अदालतों में जाएं, लेकिन वहीं जो है पराचा साहब जैसे वकील ये कहते हैं कि भाई इससे कुछ नहीं होने वाला, आंदोलन करना पड़ेगा। तो क्या आंदोलन का वक्त आ गया है कि मुसलमान को आंदोलन करना पड़ेगा, या ऐसी नौबत आएगी या सरकार इससे बचेगी? देखियो, आगे क्या होगा वो कोई बता नहीं सकता। पहले तो एक स्टेप है, जेपीसी में क्या होता है वो उससे पता चलेगा। अगर कुछ मामला तो ही हल होते हैं तो फिर ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। लेकिन सब ऑप्शन, हम डेमोक्रेसी में सब ऑप्शन हमारे साथ रहने चाहिए जी। वी शुड कीप ऑल आवर ऑप्शंस ओपन। माशाल्लाह आपको पद्मश्री से नवाजा गया इस हुकूमत में, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में, क्योंकि मुसलमानों को पद्मश्री मिलना इतना आसान नहीं है। तो ऐसा क्या चक्कर लगाया आपने कि मोदी जी की मेहरबानी आप पे नाजिल हो गई? देखिए, मैंने इस बात पे खुल के बात की है। नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, रिकमेंडेशन जाता है, ना हमने फॉर्म भरा, ना हमने कोई लॉबिंग की। बहुत बड़ी बात। और मैं एक ईमान वाला मुसलमान हूँ, एक सादात भी हूँ, तो मैं गलत बात नहीं कहूँगा। मैं वाकई आपको सही बताऊँगा, मेरे ख्याल से 15 या 16 तारीख को उर्दू मेला चला था जी बीकेसी में। तो अचानक कलेक्टर के ऑफिस से फ़ोन आया, तो उन्होंने इंक्वायरी शुरू की, तुम ये घर में रहते हो, कब से रहते हो, महाराष्ट्र के रिमाइस। मैं बोला कुछ चक्कर है क्या मेरी? मैंने पूछा प्रॉपर्टी का कुछ गड़बड़ है क्या? तो बोले नहीं, ये बोले शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है। अच्छा। हाँ। तो फिर 1 घंटे के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन वाले ने फ़ोन किया। मैं बोला आइए भाई चाय पिए, देखो मेरा घर क्या है। और इस तरह से अलग अलग लोगों ने जो इंक्वायरी होती हुई तब हमारे समझ में आया। तो मैंने किसी से पूछा यहाँ मंत्रालय इधर उधर में, बोले चक्कर क्या है? तो बोले वो तरीका ऐसा है, सितंबर तक डेट रहती है, फॉर्म भरते, स्क्रूटिनाइज होते, 64,000 फॉर्म आए थे, उसमें से वो सॉर्ट आउट होता है वगैरह। बोले मैंने तो फॉर्म ही नहीं भरा है। तो वो भी ताज्जुब किए। और फिर मैंने छोड़ दिया। बोला शॉर्ट लिस्टिंग और मिला किसने, वो काय को कौन करेगा जी। तो 25 तारीख को शाम में मैं नूर हॉस्पिटल में पेशेंट देख रहा था, तो तुम्हारे होम मिनिस्ट्री से जॉइंट सेक्रेटरी साहब थे कोई, तो उन्होंने फ़ोन करके पूछा आप डॉक्टर ज़हीर काजी जी हैं? मैं बोला हाँ ज़हीर काजी जी बोल रहा हूँ। तो बोला आपको पद्मा का पुरस्कार दिया जा रहा है, आपको स्वीकार है क्या? अच्छा। मैं बोला क्यों स्वीकार नहीं? बोला पहले हमने लास्ट ईयर दिए थे और 2 लोगों ने रिफ्यूज किया, इसलिए पूछ रहे। बोला ठीक है। मैं बोला बात पक्की है क्या? बोला हाँ, रात को लिस्ट निकलेगा। फिर उसके बाद हम रात को इंतजार किए, पहला लिस्ट आया उसमें था नहीं, फिर दूसरा लिस्ट आया तो कहीं नाम था उसमें। मुबारक बहुत। तो मैंने देखा वो सेरेमनी में जितने लोगों को उन्होंने दिए हैं, हालांकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन सब डिजर्विंग लोग थे। अच्छा। गरीब तबके का मुसलमान भी थे उसमें बहुत सारे, 6-7 मुसलमान थे जिनका अच्छा काम था, और जिनको कोई जानता ही नहीं था, यानी पहचान नहीं थे लेकिन काम थे उनके। तो उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को दिया। तो फिर उसके बाद अवार्ड तो लेना है। कुछ लोगों ने क्या क्यों लेते हो, ये भी कुछ ने मैसेजेस भेजे। बायकॉट करने का ख्याल नहीं आया? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं आया। तो क्यों करूँ? सरकार दे रही है, मेरा हक बनता है, हम टैक्स भरते हैं। अरे इदारे ने, अच्छा इसलिए भी लिया कि ये इदारे के लिए अवार्ड है
जी। इंडिविजुअल के नहीं। डॉक्टर ज़हीर काजी कुछ भी नहीं है, इधर अंजुमन इस्लाम, अंजुमन इस्लाम की खिदमत है और अंजुमन ने जो काम किया है वो सराहने वाला जैसा है। बिल्कुल। तो वो मैं तो ये समझता हूँ को अवार्ड उसको उनको दिया गया इदारे को, क्योंकि मेरी बाई चांस मैं उसका सदर हूँ और कोई होता तो उसको कोई बुलाया जाता, क्योंकि इदारे को नहीं दिया जाता। बाई चांस नहीं, आपकी काबिलियत पे आप सदर बने। है वो पता नहीं, और अल्लाह की भी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता यार। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेशक। कोई अवार्ड देता नहीं, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं सही होता। हाँ, हम ईमान वाले हैं ऐसा ही समझने का। और हमने ज़िंदगी भर कभी कहीं चापलूसी की नहीं, करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और करना भी नहीं चाहिए। जी। खुश करना है तो अपने अल्लाह को खुश करो, फिर ठीक है। लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं तो देखो, शुक्रगुजारी ईमान का एक हिस्सा है। बेशक। और इस मामलात को लेके थैंक यू भी आप नहीं बोलोगे तो हम पक्के ईमान वाले फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये दो चीज़ें हैं। और हमने फैसला ये लिया था 2014 में जब ये सरकार आई तो हमारी जनरल बॉडी में हमने रेजोल्यूशन पास किया था कि हमारे बहुत सारे काम निकलेंगे। सरकार इधर भी है उधर भी है, बहुत सारे मामलात हैं। तो मेजर यूनानिमसली सब ने कहा नहीं नहीं, आपके सबसे दरवाजे खुले रखने हैं और हमारे बहुत सारे काम हुए। जी। ये भी बताता चलूँ कि इस दौर में ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में भी जो सरकार थी, अंजुमन के बहुत पेंडिंग काम हो गए जी। और बिना कुछ लिए दिए, जी। मेरिट के बेस पे। जी। तो अभी हम कैसा बोलेंगे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो? बिल्कुल। उनको थैंक यू नहीं बोलेंगे? बोलना चाहिए। नहीं। उनके हम क्या उनकी प्रोपोगंडा करते हैं? नहीं है। उनके बारे में मार्केटिंग करते? नहीं है। कहीं और जुड़े हुए? नहीं है। ऐसे मुसलमान तो जुड़े हैं उधर भी। जी, सब जगह। हम किधर भी नहीं है, ना इधर भी नहीं है उधर भी नहीं, जहाँ है वही है। नहीं, फिर भी आपको राज्यसभा मेंबर बनाने की बात आती है कभी-कभी। तो कांग्रेस के ज़माने में बहुत धमाल चला था। अच्छा। जब भी लिस्ट आती थी बोले डॉक्टर ज़हीर काजी को राज्यसभा बना रहे हैं, वो चाहते भी हैं वगैरह। मैंने कोई ख्वाहिश ही नहीं रखी। तो कभी आपने सुना होगा तो बताइए, कोई डेलीगेशन ले गया, कोई लॉबिंग की, और करता भी नहीं। आपने आपकी ख्वाहिश से कुछ नहीं होता ना, जब अल्लाह ताला चाहता है तो बना। वही तो बताता हूँ, ख्वाहिश होता है तो लोग कोशिश करते हैं, ख्वाहिशों से कुछ नहीं होता अलग बात है। ख्वाहिशमंद क्या करता है, मौलाना साहब को ले जाता है, बड़े बड़े लोगों को ले जाता है, कोर्ट पाटलन वालों को कि चलो मेमोरेंडम इसको दो। हमने कभी किया नहीं और करने भी नहीं वाले आगे। जी, माहौल बनाया जाता है उसकी। हाँ, और उसकी मर्जी हो तो सब होता है, सब हो जाता है, सब हो जाता है। और मुझे सियासत में दिलचस्पी नहीं है, ईमानदारी से मैं बताता हूँ। पहले भी नहीं रही, अभी बहुत मौके आए जी। वो जमाने में एक सेकुलर पार्टी ने लोकसभा का टिकट भी दिया था। नहीं, सियासत की आपको जरूरत नहीं ना, लेकिन डॉक्टर ज़हीर काजी की तो सबको जरूरत है। अंजुमन इस्लाम इदारा है, वो मुझे पता है वो क्या है, लेकिन सियासत में मैं दिलचस्पी इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि मेरे पेशे से भी मेरी वाबस्तगी है जी। मैं मेरे पेशे को छोड़ा नहीं, वो करके ये काम कर रहा हूँ जी। तो ये काम में वक्त देना चाहिए। सियासत में जाके वक्त न दे सकूं या कोई एक पार्टी से जुड़ने के बाद बहुत दुश्वारियां आती हैं, आप समझ लीजिए बात को। तो मैं मेरी एम्बिशन के लिए पॉलिटिक्स में जाऊंगा और इदारे को नुकसान होगा, वो मुझ पे नागवार गुजरेगा। मैं नहीं करूंगा कभी, और मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कोई बात पे। बेशक। सर, एक आखिरी सवाल बहुत ही सादा सा कि महाराष्ट्र में अनकरीब जो असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं, हम ये देखते हैं कि महाराष्ट्र में कुछ सियासी कुव्वतें या शरपसंद अनासिर जो है इस महाराष्ट्र के माहौल को बिगाड़ना चाहती है। ये तो पूरे हिंदुस्तान भर में चल रहा है। तो आपको एक इदारे के जिम्मेदार की हैसियत से पद्मश्री होने के नाते आप, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, मैं क्या आम जो नागरिक है, जनता है, उस पर कितना असर होता है इस तरह के हालात अगर बिगड़ते हैं तो हुकूमत का क्या रवैया होना चाहिए, हुकूमत की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? हालात जब भी बिगड़ते हैं अलग अलग तरीके के हैं। लॉ एंड ऑर्डर के, औरतों के मामलात को लेके जो मामलात हो रहे हैं आजकल, वो भी लॉ एंड ऑर्डर है। एक कम्युनिटी के अगेंस्ट दूसरी कम्युनिटी, वो भी हालात हैं। पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, उससे भी हालात बिगड़ते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात की कि इस तरह के हालात बिगड़े हैं, बिगड़ भी रहे, उसको रोकना चाहिए। किसी को दोष न देते हुए अगर दोष देने लगे तो फिर वो तू मैं शुरू हो जाता है। मेरी पर्सनल राय ये है कि ये मामलात को सुलझाने के लिए सब ने मिलकर कोशिश करनी चाहिए। जी। और सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा है जी।
क्योंकि सरकार पावर में है, कंट्रोल में है, और जो चीज़ें नागवार गुजरती है उन्होंने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और एक एक पे एक्शन लेना, दूसरे पे नहीं लेना, वो भी गलत है। तो सरकार की जिम्मेदारी, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उन्होंने टाइम बाउंड ये मामला करना चाहिए, वक्त में एक्शन लेना चाहिए ताकि मामला न बिगड़े। तो जहरीली तकरीर कोई भी करे, कोई भी करे, उस पर फौरन एक्शन होना चाहिए। हाँ, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी जहरीली तकरीरें होती है और माहौल बिगड़ता है, वो उसको रोकना चाहिए, फौरन रोकना जरूरी है। बिल्कुल। उसके इससे आम लोग सफर होते हैं, सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग नहीं सफर होते हैं। नहीं, पूरा ये डैमेज पूरे मुल्क को होता है ना जी। एक कम्युनिटी का डैमेज नहीं है जी। हमारा जो इंटरनेशनल हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो उसको डैमेज करता है, ग्रोथ को डैमेज करता है। जहाँ स्टेबिलिटी नहीं रहती वहाँ ग्रोथ भी नहीं होता, इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता है। तो इस सबके लिए अच्छा नहीं ना ये। और गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखना सबका अखलाकी फर्ज है जी। हिंदुस्तान ऐसा ही है ना जी, सबका है। बिल्कुल। हाँ, तो सब मिलके काम करना चाहिए। सही है। तो हर कम्युनिटी ने ऐसा ही सोच के आगे बढ़ना चाहिए कि हम उसको नुकसान न करें, ये हमको न करे, अच्छे माहौल में रहना चाहिए, तो सबकी तरक्की होगी। जी। अगर इस मुल्क की तरक्की होती है तो सबकी होती है, उसमें हिंदू की होती है, मुसलमान की होती है, ईसाई की। अगर तरक्की रुकती है, हालात बिगड़ते, तो सबके बिगड़ते हैं। जी, बिल्कुल। ये तो बात खुली बात है। बिल्कुल। हाँ, तो थोड़ा दुख होता है ये देख के आजकल के जो हालात हैं। सर, आपकी बात से एक बात निकल कर है, अभी मेरे जहन में आई वो बात कि आपने महिलाओं की बात की, बच्चों की बात की, और एक इतना बड़ा इदारा माशाल्लाह आप चला रहे हैं जहाँ पर बेशुमार लड़कियां पढ़ रही है, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में। बदलापुर का जो वाकया हुआ स्कूल में, विद्या मंदिर स्कूल में 2 बच्चों के साथ में उसके साथ रेप किया गया, मार दिया गया, ये जो वाकया होता है, कहाँ पर स्कूल से जो है कोताही हुई है, कितनी सेफ्टी जरूरी है स्कूलों में, तो ये बहुत बड़ा मैसेज स्कूलों को देखिए स्कूलों में बच्चों की सिक्योरिटी के बारे में सब स्कूल के जिम्मेदारान ने सीरियसली इस मामले को लेना चाहिए, क्योंकि जो जिम्मेदारान होते हैं वो भी नहीं चाहते कि अपना स्कूल का नाम बदनाम हो, कोई नहीं चाहता है। लेकिन इस तरह के एक्सीडेंट्स कहा जाता है, हो जाते हैं वाकयात, तो इसको रोकना चाहिए। जी। इसको रोकने के तरीके ये है कि आप थोड़ा सतर्क रहिए कि एक इस तरह का घटिया वाकया जब होता है तो उससे अगर हमने सबक नहीं लिया तो फिर हम इंसान है ही नहीं, फिर बिल्कुल इंसानियत हमें है ही नहीं। तो जितने इदारों के जिम्मेदारान हैं, तालीमी इदारे कहिए, कॉरपोरेट्स कहिए, जहाँ जहाँ लोग जमा होते एक जगह, वहाँ ये चीज़ ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी उन लोगों की। जैसा मेरे इदारे में होता है तो मेरी जिम्मेदारी है, बेशक, तो मैं हर चीज़ बोलो सरकार करेगी ऐसा नहीं, तो हमने तो करना चाहिए ना जी। तो हम भी सतर्क हैं इस मामलात को लेके। अल्लाह का करम है ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना होना चाहिए। और मेरी राय पूछिए तो मैं सब लोगों से ये कहूँगा कि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है। देखिए कोई भी सरकार हो, बंगाल में सरकार के दौर में हुआ, यहाँ के सरकार में हुआ, और किसी के होगा, सब पार्टियों की सरकार जहाँ जहाँ है ये चीजें मामलात होते हैं। सरकार तो हर जगह मौजूद नहीं रहेगी ना, वहाँ तो वहाँ जो जिम्मेदार है कोई भी इदारे के वो रहेंगे। और कोई भी सरकार कैसी भी हो, सरकार कभी नहीं चाहेगी ये वाकयात हो, क्योंकि उनका ही रेपुटेशन खराब होता है ना, उनको तकलीफ होती है। तो हमने समाज ने भी इस बारे में सोचना, सब हर चीज सरकार पे, पुलिस पे आप करने जाओगे तो वो तो बाद में आएंगे। लेकिन सरकार मुजरिम जब है ना कि जब वो उन आरोपियों को बचाने की कोशिश, नहीं वो नहीं होना चाहिए। आरोपियों को बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी, सवाल ही नहीं आता जी। वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे हरियाणा हो, और कोई भी स्टेट हो जहाँ होता है, तो सरकार ने किसी को बचाना नहीं चाहिए। अगर वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल है, किसी का रिश्तेदार है, बिल्कुल नहीं तो फिर ये मामलात होते रहेंगे। बिल्कुल सबक तो मिलना चाहिए ना, कोई डर नहीं रहेगा, खौफ नहीं रहेगा। कुछ लोग तो मेरे साथी हैं, हमारे अच्छे दोस्त, गैर कौम के जो लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए दुनिया चल रही है। बिल्कुल। अच्छा हिंदू है, अच्छा मुसलमान है, अच्छा ईसाई है, तो अच्छा देश भी बनता है ऐसा। तो उनका भी कहना है कि देखिए कि इस्लामिक लॉज देखिए आप, इस तरह के मामला तो कितनी सख्त ये होती है, यानी लोगों का माइंड ये बन गया है कि सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। बातचीत आज हमारे हिंदू भाई भी इस्लामी लॉ की बात करें, इनको फौरन फांसी देनी चाहिए। हाँ, तो यही तो है। तो ये एक माहौल अभी बना है कि लोग बहुत गुस्से में है जी, और लोग चाहते हैं कि इंस्टेंट जस्टिस हो जाए, यानी इसको लटका दो, 10 दिन इसकी ट्रायल करो और 10 दिन में लटका दो, फिर और कोई करेगा नहीं, ऐसा लोगों का माइंड बन गया है।
यानी इतना गुस्सा है इस मामला में। यहाँ पे सियासत नहीं होनी चाहिए जी। अब एक स्टेट में हुआ एक सरकार है, दूसरे स्टेट में दूसरी सरकार है, तो आपके पास भी आएगा। तो सब मिलके इस मामले को किस तरह इस तरह के वाकयात न हो, प्रिवेंटिव मेजर सब ने मिलकर करना चाहिए। उसमें अंजुमन का भी बड़ा रोल रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि अंजुमन ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। अंजुमन एक नेशनलिस्ट इदारा है और कौम के नज़रें भी इस इदारे पे है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस भी है और हाँ वो सही भी है। जितना बड़ा इदारा था उसकी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा है और हम कोशिश करेंगे कि हम उनके एक्सपेक्टेशन पे उतर आएँ और करना भी चाहिए हमको। सही। जहाँ पर लड़कियों की पढ़ाई हो रही है वहाँ पर मर्द हजरात का नहीं होना ज़्यादा बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए हमारे जितने गर्ल्स, इस तरह की जो गर्ल्स स्कूल में जो वाकया हुआ उसको एंट्री नहीं मिलनी चाहिए थी सर। अगर एंट्री नहीं होती, वहाँ पर कोई खालामा होती या लेडीज होती जो भी है तो ज़्यादा बेहतर होता। हमारे यहाँ देखिए, एक तो मैं बात बताता चलूँ आपको, अच्छा सवाल कहा आपने। 97 इंस्टीट्यूशन में 85% हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लेडीज हैं जी। वहाँ से शुरू होता है, औरतें ही संभाल रहे सब। और जहाँ तक के हमारे गर्ल्स स्कूल हैं वहाँ पे कोई मेल टीचर नहीं के बराबर है। एक हमारा यहाँ पे गर्ल्स होम साइंस कॉलेज है, सब लेडीज है उसकी। निचली सतह का स्टाफ जो प्यून वगैरह होते हैं ये सब, हाँ ज्यादातर फीमेल्स ही रहते हैं। अच्छा। रेयरली बहुत कम है, एक दो के नहीं के बराबर, वो भी एकदम सीनियर हुए लोग हैं। हाँ, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि उस तरह के लोग न रहे। लेकिन हमारे स्कूल में आप सरप्राइज जाके देखिए, आपको पता चलेगा क्या है। और मेरी हमारे भारतवासियों के, हिंदुस्तानी भाइयों बहनों के लिए ये दरख्वास्त है कि आप भी थोड़ा कल्चरल हेरिटेज जो होती है बच्चों को लेके ये वो, तो ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हमारे लिए सही नहीं है। बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत बड़ी बात। ये सही नहीं हमारे लिए, क्योंकि ये सबको खाया जा रहा है। सिर्फ हमारे कौम में नहीं बल्कि गैर कौम सब परेशान है इसमें। और ये मुश्किलात इसलिए आई हैं कि ये जो व्हाट्सएप आया है, फेसबुक आया है, इसने बहुत तबाही मचाई है। इसके एक ऐसी एंटीबायोटिक है ये जिसमें फ़ायदे कम है, नुकसान ज़्यादा है। तो वालिदैन की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है कि हमारे नौजवान बच्चों को इससे जितना दूर रखे उतना अच्छा रहेगा। खास करके मैंने देखा है एक इस तरह का माहौल है साहब, दुख के साथ करना पड़ता है कि हमारे घरों में लड़कों को बहुत पैम्पर किया जाता है, बहुत लाड़ किए जाते हैं, उनको मोटरसाइकिल देती हैं, वो रेसिंग में सबसे आगे हमारे बच्चे। ये क्या बात है? हो रहा है कि नहीं? आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो इसको कहीं रोक करना चाहिए। लड़का होगा तो उसको अच्छे स्कूल में डालने की कोशिश होती थी, लड़की को हुआ तो बोलो चलो उर्दू मीडियम स्कूल में जाओ। ये मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए कहीं ना कहीं। पॉकेट में पैसे नहीं है लेकिन बाइक जरूर मिलती है। हाँ, घर के माली हालत खराब है, फिर भी वो चलेगा। अच्छे से अच्छा बहुत कीमती तोहफा मोबाइल रहेगा, हर चीज रहे। हमको कहीं ना कहीं एक इस पे ध्यान देना होगा। हमारे माशरे में इतने प्रॉब्लम्स है, हम अभी दूसरों की बात बाजू में रखिए, उसको कौन सुधारेगा? सही है, हमारी जिम्मेदारी नहीं क्या? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत अभी तलाक के मामला को लेके भी मामला इतना बिगड़ा क्यों? बहुत सारे कमियां हमारे इसमें है ना। बेशक। वक्फ की बात हो रही है, वक्फ को भी लेके ऐसे वक्फ बोर्ड कितने ऑनेस्ट है बताइए आप, ईमानदारी से बताइए। गैर तो गैर, हम अपने ने भी नहीं छोड़ा है। अपने भी नहीं छोड़ा है। अब प्रॉपर्टी पे कब्जा अपने लोगों ने करके बैठा है। सही है। गैर के लोग करते हैं वो वहां तक बवाल होता है, लेकिन अपने लोगों ने भी कब्जा करके बैठा है, उसका क्या है? 33 स्टेट में वक्फ बोर्ड है, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से कोई हॉस्पिटल बना हो, कोई इदारा बना हो, कोई नजर। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि हम मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। किसी वक्फ बोर्ड ने नहीं बनाया सर, आज तक नहीं बनाया। तो हमको किसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, हमने बोला भाई नहीं चाहिए अपने को। वो 30 साल का उनका ये रहता है जो पीरियड, उसके बाद रिन्यू करो। और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ये वो सब खराब लोग हैं, ऐसा नहीं बदलाव है, लेकिन जनरली सब जगह हिंदुस्तान मेजॉरिटी वैसे लोग वैसे हो गए। तो अच्छे लोग जाना ही नहीं चाहते। नहीं तो हम वक्फ की प्रॉपर्टी लेते और वहाँ हॉस्पिटल बनाते, मेडिकल कॉलेज बनाने का है। अगर हालात सुधरते हैं, अपने को लगता है कि वक्फ बोर्ड में सही है, तो हम कोशिश करेंगे। वो बिल्कुल, बहुत कुछ हो सकता है, करना भी चाहिए। तो ये मुसलमानों को फायदा नहीं होगा सर, ये तो गैरों का भी फायदा होगा। ऐसा ही हॉस्पिटल बनेगा तो जाहिर सी बात सब आएगा, सबको फायदा। ऐसा भी होना चाहिए ना। अगर हम हर चीज में मुसलमान बोलोगे तो फिर गैर उन्होंने भी अपनी बात शुरू करेगी, ऐसा नहीं होता है।
हमको भी थोड़ा सेक्युलर रहना चाहिए कि नहीं, आप बताइए। नहीं होना चाहिए सर, लेकिन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर मुसलमानों का ही कब्जा होना चाहिए, मुसलमान ही उसमें होना कोई शक चाहिए, नहीं। लेकिन उसका फैज पूरे मुल्क को हासिल हो। लेकिन नहीं। हुकूमत ये चाहती है कि भाई इस पे हमारा कब्जा हो जाए, नहीं वो गलत है। और हम अपनी मर्जी से इसको बेच दें। नहीं, वक्त प्रॉपर्टी जो है वो सब मुसलमानों की होनी चाहिए, इसमें दो शक नहीं, कोई बिल्कुल। दो राय नहीं। बिल्कुल। फैज की जो बात की जी तो मैं, फैज जब पहुंचता है उस मामला में, अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुरू किए, बिल्कुल तो हो सकता है अपने कौम के बच्चे ज्यादा होंगे, लेकिन गैर कौम के भी थोड़े होने चाहिए कि नहीं? होने चाहिए। हाँ, तो वो मेरा मकसद वो था बोलने का। जी लेकिन जहां तक प्रॉपर्टी पे ओनरशिप है और जो भी है वो मुसलमानों की रहना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। जी हाँ। आपने अपना कीमती समय दिया, वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका चैनल जो है मैंने बहुत करीब से देखा है सर बहुत इफ्तिताह सारे आपने किया था सर जी, इसका। अच्छा काम हो रहा है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं इंटरव्यू अक्सर देता ही नहीं आजकल, इसलिए नहीं देता कि ये जरूरी नहीं मेरे को नहीं देना है, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। और आपका मेयारी चैनल है तो अच्छा भी लगता है, और आप समझदार भी हैं, क्या पूछना क्या नहीं, आप, ये बहुत बड़ी बात है। सर ये आपकी मोहब्बत है, ताल्लुक़ है आपका बहुत खुसूसी हमसे भी और आमना सामना मीडिया से भी, और दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमसे ये काम लेता रहे। हाँ, दुआ की दरखास्त, अंजुमन के लिए दुआ कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़।